हाँ, तो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? सर जब हरिहर काका को अपहरण किया गया था हाँ, वहां तक पढ़ा था। हरिहर काका को अपहरण किया गया था ना, तो उसके बाद देखते हैं। ठीक, इस पाठ का उद्देश्य पारिवारिक बंधनों के बारे में उनके प्रति जिम्मेदारियां समझाना। तो उनको हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी में किडनैप कर लिया गया था और उन्हें कमरे में रखा गया था। तो एक ओर ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, है ना। तो एक बार जो उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया और कमरे में बंद करके उन्हें क्या किया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी जायदाद जो है ठाकुरबाड़ी का नाम कर दो। और जबरन जो है, जबरन माने जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान सीधे और सादे कागज में लिखे, कुछ लिखे और सादे कागज में लेने का प्रयास चल रहा था। तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई जो है ना, जो शाम को आए थे तो लोगों ने उन्हें भगा दिया। तो काके के तीनों भाई जो है सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। तो सवेरे शाम को आए तो वहां नहीं है जैसे पता है, और सवेरे रात भर उनको नींद नहीं आई थी, तो सवेरे सवेरे उठे, पुलिस स्टेशन गए और वहां से पुलिस जीप में ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। जीप से 3 भाई और एक दरोगा और एक पुलिस के 8 जवान उतरे। तो जीप में से कितने लोग उतरे? 3 भाई थे वो और एक दरोगा, दरोगा माने इंस्पेक्टर, दरोगा माने इंस्पेक्टर, और पुलिस के 8 जवान, 8 जवान माने 8 कांस्टेबल थे, है ना। तो कितने लोग हैं टोटल? 12 मेंबर्स। तो ये जो 12 लोग हैं जीप से उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई। पुलिस इंचार्ज माने वही इंस्पेक्टर, ठाकुरबाड़ी के फाटक माने गेट, गेट पर जो है आवाज लगाई कि कोई है, दस्तक दी, दस्तक देना माने नॉक किया, गेट को नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन ठाकुरबाड़ी के अंदर से कोई जवाब नहीं आया, वहां सुनसान शांत था, जैसे कुछ हुआ नहीं है। तो अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। तो पुलिस के जो 8 जवान आए थे, वो 8 जवान जो है ठाकुरबाड़ी को चारों ओर से सराउंडेड करना स्टार्ट किया, घेरा डालना शुरू किया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन ठाकुरबाड़ी अगर छोटी सी होती, कोई छोटा सा ठाकुरबाड़ी होता, मंदिर होता, तो शायद पुलिस के जो 8 जवान थे उसको घेरा लगा लेते। लेकिन ये क्या है, उस इलाके का सबसे बड़ा ठाकुरबाड़ी था, तो बहुत बड़ा एरिया था, तो उसको घेर पाने में जो ये 8 सिपाही थे, उनके लिए उनके बस की बात नहीं थी। So can I disturb? Yes, Can I disturb? yes. Sorry. Good morning, all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Yuvika, I want to see your face. Dishita, I want to see your face. Your face must be visible to teachers always, all through the class. Yuvika, Dishita, okay. Hafsa, Karun. Varda, Karun, Darmin, Farhan, Sufia, Nida. We want to see your face. So please don't start the class without seeing all the faces. Their faces must be seen all through the session. Yes, ma'am. Ma'am, I'm using a computer. So? It doesn't have a camera, so... Oh. Then how can you see without the computer? I don't know about. Excuse me, ma'am. Yes, dear. Ma'am, the video doesn't on for me. I've tried doing it. Okay. सर इसके बाद आप श्रवण सर से हेल्प लीजिए और ये सॉर्ट आउट कीजिए क्लास के बाद। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। कैरी ऑन विद द क्लास। ओके मैम। देखो, ठाकुरबाड़ी अगर छोटी होती तो पूरे जो पुलिस के जवान है उसे घेर लेते, लेकिन ये जो ठाकुरबाड़ी था उस इलाके का सबसे बड़ा ठाकुरबाड़ी था, तो जो 8 लोग हैं उसको घेर सकने में असमर्थ हो रहे थे, और जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाला था और अपना अपना मोर्चा संभालकर सुबह की प्रतीक्षा, मतलब अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए थे, जो डॉन टाइम था, है ना, तो जो थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है उस समय पहुंचे थे। तो वो लोग सुबह होने तक का इंतजार कर रहे थे। तो इस बीच जो हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे
तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे। लेकिन जो हरिहर काका के जो भाई हैं वो क्या सोचे थे कि अगर हम लोग ठाकुरबाड़ी जैसे पहुंचते हैं तो शायद ठाकुरबाड़ी के जो लोग हैं वो हम पर हमला करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन वो कैसा दिख रहा था? आंसर, यहाँ पर जो सिचुएशन कैसा था, जो ठाकुरबाड़ी कैसा था? पूरा एकदम शांत। शांत था, कोई हलचल नहीं हो रही थी, है ना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और साधु संत जो है अगर कुछ हलचल करते या फिर वो कुछ मतलब हमला करते तो पुलिस साथ में थी तो जो साधु संत जो है रंगे हाथ पकड़ लिए जाते। तो ये प्लान में तीनों भाइयों ने सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया, मतलब एक चीज भी बाहर नहीं आई। शायद पुलिस को आते उन्होंने देख लिया था, मतलब ये सब पूरा प्लान था पहले से ही, तो पुलिस आएगी ये सब उन्होंने जान लिया था, तो आते हुए भी देख लिया था, तो सब एकदम शांत वातावरण बना चुके थे। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसीलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज आ गई। तो अभी सुबह होने में पूरी तरह से उजाला होने में कुछ टाइम था, तो इसी कारण जो है इंस्पेक्टर जो है वो गेट को नॉक कर रहा था और अपने आप को सरेंडर करने के लिए आवाज लगा रहा था, बोल रहा था। ठीक, साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे। तो पुलिस के जो सिपाही थे बीच बीच में जो है हवाई फायर कर रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। लेकिन ठाकुरबाड़ी जैसा एकदम शांत वैसा ही शांत था, कोई हलचल नहीं हो रही थी, क्योंकि कुछ हलचल होगा तो उससे पता चलता कि अंदर क्या हो रहा है। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोला और धीरे धीरे जब सुबह हो गई उजाला हुआ तो ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक वृद्ध साधु, वृद्ध माने एक ओल्ड साधु आया और गेट खोला। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक होगी। उसकी एज कितनी है? 80 वर्ष से अधिक होगी। मोर देन 80 इयर्स, मतलब बहुत ही ओल्ड आदमी था ना। तो वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था, और वो चल भी किसके सहारे चल रहा था? लाठी के सहारे। लाठी के सहारे। हाँ, तो पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा। तो जैसे वो ओल्ड साधु जो आया था गेट तक, तो पुलिस इंस्पेक्टर उसके पास पहुंचे और हरिहर काका, ठाकुरबाड़ी के महंत और पुजारी जो बाकी साधु हैं उनके बारे में पूछा कि कहीं है वे, कि कहाँ है। लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, और उसने कुछ भी बताने से रिफ्यूज कर दिया, कोई आंसर नहीं दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, तो पुलिस इंचार्ज बार बार उससे पूछ रहा था, डांट लगाई, धमकियां दी, वार्न किया, लेकिन हर बार एक ही वाक्य बोलता था कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते, लेकिन जब कोई आदमी मुझे कुछ मालूम नहीं है ऐसा बोलता है तो पुलिस के पास और एक चीज होती है, वो बोलते हैं थर्ड डिग्री बोलते हैं ना, जिसमें मारपीट कर उसको सच्चाई को उगलवाया जाता है। लेकिन उस साधु की वय माने एज, वय माने उस एज को देखकर पुलिस इंचार्ज को महाटिया जाना पड़ा। महाटिया माने चुपचाप जाना पड़ा, क्योंकि उसके एज 80 मोर देन 80 इयर्स का है वो आदमी। अब उसके ऊपर थर्ड डिग्री यूज करेंगे तो वो बचेगा, जिंदा रहेगा, मर जाएगा। तो इस कारण उसके ऊपर वो मारपीट भी नहीं कर सकता था। ठीक, जी सर। तो पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे। तो पुलिस इंचार्ज के जो नेतृत्व में पुलिस के जो जवान थे, जो 8 लोग थे, वो हर एक ठाकुरबाड़ी के जो कमरे हैं उसमें सब जगह जाकर तलाशी लेने लगे, सर्च करने लगे। लेकिन ना तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में से कोई आया और ना छत के कमरों में कोई था, है ना। तो उसके जो 2 फ्लोर थे, तो नीचे वाले फ्लोर के जो जितने कमरे थे उनमें खोजा, कोई नहीं मिला। तो ऊपर के जो फ्लोर थे उनमें भी खोजा गया, लेकिन कोई नहीं था। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, खूब छानबीन माने खूब सर्च किया, हर चीज को खोजा। उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। लेकिन ये सब इतने प्लान किया गया था कि वहां वृद्ध साधु के सिवा और कोई ठाकुरबाड़ी में नहीं था। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से गिर गए। तो हरिहर के जो भाई थे वो चिंता में गिर गए, परेशान हो रहे थे कि है तो कहाँ गए, ये सब आश्चर्य हो रहे थे। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए। वे सोच रहे थे कि ठाकुरबाड़ी के जो महंत है और जो साधु संत है ये हरिहर काका को लेकर कहाँ चले गए, अब क्या होगा। काफी पैसे जो है खर्च करके पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वो अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। वो उन लोगों ने सोचा कि पुलिस को लेकर आए हैं तो आराम से जो है महंत पकड़ा जाएगा और हरिहर काका को वे छुड़ाकर लेके चले जाएंगे। लेकिन उन्हें लग रहा है कि अब भाई को आसानी से घर ले जाएंगे। उन्हें लगा था कि वो भाई को आसानी से घर लेके चले जाएंगे, लेकिन साधु संतों को जेल भिजा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ।
उन्हें क्या लगा कि भाई को आराम से अपनी पकड़वा कर, साधु संतों को पकड़वा कर उन्हें जेल भिजवा देंगे और अपने भाई को आसानी से घर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है पूरी तरह से बदल चुका था। ठाकुर बारी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी, तो जो जो कमरे खुले थे ना उनको तलाशा गया, उनमें कोई नहीं मिला था। बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी, मतलब जो कमरे लॉक थे चिटकनियों के द्वारा, उन्हें भी खोलकर देखा गया, वहां पर भी कोई नहीं था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था, तो इतने सब कमरे होने के बाद एक कमरा दिखा जहां बड़ा सा ताला लटका था। तो पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्रित हो गए। अब लास्ट जो एक ही कमरा बचा था जिसमें ताला लगा हुआ था, सब वहीं पर आकर खड़े हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई। तो कुंजी मने की, तो सब लोगों ने उस कमरे की चाबी को मांगा, किससे? वृद्ध साधु से। तो उसने साफ कह दिया कि मेरे पास नहीं है। तो उस ओल्ड मैन ने कहा कि मेरे पास वो चाबी नहीं है। जब उससे पूछा गया कि इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया अनाज है। तो उससे पूछा गया कि कमरे में है क्या आज? तो उसने क्या जवाब दिया? अनाज, ग्रेन्स है यहाँ पर। पुलिस इंचार्ज अब यही सोच रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए। अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। तो पुलिस इंचार्ज सोच रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या फिर इस बूढ़े आदमी की बातों पर विश्वास करके छोड़ दिया जाए। लेकिन तभी अचानक क्या हुआ, उस कमरे के भीतर से कुछ धक्का आने लगा, मतलब दरवाजे में प्रेशर आने लगा, दरवाजा को कोई जैसे धक्का दे रहा हो ऐसा लग रहा था। तो पुलिस के जवान सावधान हो गए। जैसे उन्होंने इस धक्के को सुना, पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। तो तुरंत उस ताले को तोड़ा गया और कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले, उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। खून खौल उठा माना बहुत गुस्सा होना, बहुत गुस्सा आना। खून खौल उठना माने बहुत गुस्सा आना। तो हरिहर काका को उस कमरे में जिस स्थिति में उन्होंने देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु, नौजवान माने यंग, कोई यंग साधु उन्हें नजर आता तो जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते, मतलब उन्हें वे खूब मारते, है ना, उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। उस तरह उनको गुस्सा आ गया था। तो किस स्थिति में मिले देखते हैं। ये देखो, जब दरवाजा तोड़कर खोला गया तो हरिहर काका किस स्थिति में है? उनके मुंह पर पट्टी बांध दिया गया, हाथ और पैर बांध दिए गए। ठीक, हाँ। तो हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर बांध दिया गया था। ठीक, हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया। बंधन मुक्त माने फ्री कर देना, फ्री कर दिया, छुड़ा दिया। हाँ, जिससे उन्हें बांधा गया था, मतलब रस्सियों से बांधा गया था ना, उन रस्सियों को खोला गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुर बारी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया। काली करतूतें मतलब जो उनके बुरे कारनामे हैं, उनका पर्दाफाश माने उनका खुलासा करना शुरू किया। वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। उनके बारे में बताया कि वो साधु नहीं है, वे कैसे हैं? वो डकैत हैं, हत्यारे हैं और कसाई हैं। उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए। उन्होंने बताया कि मुझे इस रूप में बांध कर वो एक सीक्रेट रूम दरवाजे से यहाँ से भाग गए हैं। कि उन्होंने कई सादे और लिखे कागजों पर जबरन उनके अंगूठों के निशान लिए और वो लोग हरिहर काका के अंगूठों के निशान एक सादे और लिखे हुए कागजों पर लिए। ये सब उन्होंने पुलिस को बताया। किसने? हरिहर काका ने। हरिहर काका देर तक अपने बयान दर्ज कराया। तो उनका जो बयान था उन्होंने पुलिस के सामने दर्ज कराया। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। तो उन्होंने महंत को कुछ दूसरे इससे देखा था कि वो एक बहुत अच्छे आदमी है ना, बहुत आदरणीय आदमी है। लेकिन जब उनकी इस हरकत को देखा तो उनके प्रति उन्हें घृणा हो रही थी। तो उनके हर एक शब्द में उनके प्रति जो है घृणा झलक रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा, मतलब अपने जीवन में किसी के लिए इतना घृणा उन्होंने नहीं दिखाई होगी जितना ठाकुर बारी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में वे गलत कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। मतलब उतने बुरे हरकत उन्होंने हरिहर काका के साथ किया था। अब हरिहर काका पुनः अपना भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। तो भाइयों ने हरिहर काका को छुड़ाया और अपने घर ला लिए। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था। तो हरिहर काका हमेशा कहाँ रहते थे? हवेली के, हवेली के कहाँ रहते थे हरिहर काका? दलान में। दलान में।
दालान, दालान माने सर किसी भी घर या मकान का एक कमरा जो सीधा सामने हो, हाँ, जो सबसे पहले दरवाजे के सबसे पहले गेट के सबसे पहले पड़ता है उसे हम दालान कहते हैं ना। तो उस दालान के कमरे में पहले रहते थे, लेकिन अब उन्हें कहाँ रखा गया? दालान के कमरे में ना रखकर घर के अंदर रखा गया, है ना। जो अंदर का कमरा होता है उस कमरे में रखा गया। किस तरह रखा गया? किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर छिपाकर। जैसे देखो, हम जो भी है ना, जो हमारी कीमती वस्तुएं हैं वो घर के किसी अंदर रूम में सीक्रेट बॉक्स वगैरह में रखते हैं। तो उस तरह हरिहर काका को भी हवेली के अंदर किसी एक रूम में बहुमूल्य वस्तु की तरह छिपाकर रखा गया। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे, सूरमा माने यहाँ सूरमा माने जैसे साहसी आदमी, पहलवान आदमी होते हैं ना, तो उन्हें सूरमा आदमी कहते हैं। तो उनके रिश्तेदारी में जितने सूरमा आदमी थे, जो पहलवान आदमी थे, जो साहसी आदमी थे, ब्रेव पर्सन थे, है ना, उन सब को बुला लिया गया और उनके सुरक्षा में रखा गया। जी सर। म्यूट। तो सबको बुला लिया गया था, हथियार जुटा लिए गए थे, कुछ हथियार भी उन्होंने मंगवा लिया। 24 घंटे पहरे दिया जाने लगा। अब 24 आवर जो है उनको पहरा दिया जा रहा है, उनकी सुरक्षा में लोग खड़े थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते। मान लो कोई जरूरी काम आ गया और हरिहर काका को घर से बाहर जाना पड़ा, तो अपने उनके साथ जो है 4-5 आदमी जो है गार्ड की तरह, सिक्योरिटी गार्ड की तरह उनके आगे पीछे रहते थे। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते थे, और जब वो हरिहर काका सोते थे तो उनके चारों तरफ जो लोग हैं, जो सूरमा लोग हैं, है ना, जो ब्रेव पर्सन थे, जो उन्होंने बुला लिया गया, उनके जो रिश्तेदार, वो चारों तरफ घेर कर उन्हें सोते थे। भाइयों ने ड्यूटी भी बांट ली थी, और जो भाई थे वो ड्यूटी भी बांट ली थी कि जैसे कि 6 घंटा मैं करूंगा, 6 घंटा तुम करना जगह जग के, और बाकी 6 घंटा जो 7 घंटे हैं, ऐसा इस तरह से उन्होंने ड्यूटी बांट ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जाग कर पहरा देते थे। तो कुछ लोग सोते थे तो कुछ लोग पहरा देते थे। तो इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी आ गए थे, और इधर ठाकुरबाड़ी का जो दृश्य है यहाँ भी बदल गया था। तो यहाँ पर जो पहले साधु संत थे, उनके साथ साथ बड़े बड़े खूंखार लोग भी ठाकुरबाड़ी में बुला लिए गए। उन्हें देखकर डर लगता था कि बच्चे न तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया, और उन्हें देखकर लोग तो डरते थे। गाँव के जो बच्चे हैं वो ठाकुरबाड़ी जाना तक बंद कर दिए। हरिहर काका, हाँ सर, खूंखार का मतलब क्या होता है? खूंखार मतलब बहुत ही यहाँ पर डेंजरस पर्सन ना। जैसे हम लोग जानवर में देखते हैं, तो जैसे जो जानवर है, बकरी है, गाय है, ये एक साधु जानवर में आते हैं, मतलब ये इनोसेंट में आते हैं। लेकिन जो शेर है, बाघ है, टाइगर वगैरह, ये इसमें, ये किस में आते हैं? खूंखार। क्योंकि उसको देखकर लोगों को या बाकी जानवर क्या करते हैं? डरते हैं, है ना। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें देखकर हमें डर लगता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? खूंखार। एक्चुअली इसको खूंखार को जब संधि विच्छेद करोगे तो खून खार, जो खून को पसंद करता है ना, तो जानवर जो है जो किसी को मार कर खाना पसंद करते हैं, उन्हें खूंखार कहते हैं। और लोग जो है जो किसी को मारने में कोई बेहिजक मार देते हैं, उन्हें खूंखार कहा जाता है। समझ में? थैंक यू सर। हाँ, तो उन्हें देखकर लोग डरते थे, तो गांव के जो बच्चे थे वो ठाकुरबाड़ी तक जाना बंद कर दिए। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बट गया था। और हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हरिहर काका के जो टिप्पणी कर रहे थे, तो उस टिप्पणी में 2 जो गुट में बट गया था पूरा गांव। एक गुट क्या कहता था कि उन्हें अपनी जायदाद जो है ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, और दूसरा गुट क्या कहता था कि उन्हें अपना जायदाद परिवार के नाम करनी चाहिए। तो इस घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी। अब जो है वो माहौल जो है और गर्मा गया, और लोग जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी अपनी टिप्पणियां जो है देने लगे। और अब हरिहर काका के एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। और इनके ऊपर ये इंसिडेंट होने के बाद हरिहर काका बहुत ज्यादा संभल गए थे। अब वो सीधे साधे भोले किसान की तरह नहीं, एक चतुर, क्लेवर और ज्ञानी हो चले थे कि क्या हो सकता है मेरे साथ, है ना, लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव कर सकते हैं, ये सब जान चुके थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उनकी वजह उन लोगों के साथ उनके सगे भाई का संबंध नहीं। और वो हरिहर काका ये भी जान गए हैं
कि अभी जो भाई हैं उनको इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेक्ट किस लिए कर रहे हैं? प्यार से, प्रेम से? नहीं सर, हाँ, जमीन के लिए नहीं तो सर, वो 15 जमीन के बीघा लिए। जमीन के लिए। जमीन के उनके लिए। जायदाद के लिए, उनको लिए जायदाद के लिए, है ना? तो ये सब समझ गए थे। तो बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वो उनको पूछते तक नहीं। अगर उनके पास इतनी जायदाद नहीं रहती तो ये वे यही लोग उनको पूछते नहीं, ना महंत पूछता, ना ये भाई, इनका परिवार भी नहीं पूछता। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है? इस गांव में जिसके पास कोई जायदाद नहीं है उसको कौन पूछेगा? हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा, यहाँ नजर आने लगा मतलब सब समझ में आने लगा। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। तो महंत उनसे इतना प्यार भरी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें जो कर रहा था, क्यों कर रहा था, वो भी समझ गए। ठाकुर जी के नाम पर वो अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता था। तो ठाकुर जी के नाम पर, मतलब ठाकुर का नाम लेकर, उस भगवान के नाम पर वो अपने और अपने जैसे साधुओं का पेट भरता था, मतलब पैसा कमाता था। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ धर्म और परमार्थ का सिर्फ बातें बताता था, लेकिन उसके रास्ते पर वो कभी चलता नहीं था। चलता होता तो इस तरह वो अपने ठाकुर बाड़ी में खूंखार लोगों को लेकर आता नहीं, है ना? निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया। कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए एक साधु का वेश डाला हुआ है और पूजा पाठ करने का ढोंग कर रहा है। साधु के बाने में महंत, साधु के बाने मतलब साधु के वेश में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। कैसे लोग हैं वो? लोभी हैं, लालची हैं, ग्रीडी हैं और कुकर्मी। कुकर्मी मने बुरे कार्य करने वाला, कु मने बुरा, कर्मी मने करने वाला, तो बुरे कार्य करने वाले। छल, बल, कल। छल मने चीटिंग, बल मने बाय फोर्स, कल मने कपट। तो कपट के द्वारा, धोखे के द्वारा, बल के द्वारा किसी भी तरह से अपने धन अर्जित करना और बिना परिश्रम के आराम से रहना चाहते थे। उनका जो एक ही मकसद है कि उन्हें परिश्रम नहीं करना है, केवल धन अर्जित करना है, पैसे कमाना है। वो पैसे कैसे कमाना है? कपट से, धोखे से या बाय फोर्स, बल से। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुर बारी को इन्हें माध्यम बनाया। तो ये जो लोग हैं अपने इन बुरे इरादों को छिपाने के लिए ठाकुर बारी को एक मीडियम बनाया है ना? एक साधु का अवतार लिए हैं, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास ना किया जा सके। तो यहाँ पर लोग जो हैं मोस्टली जो है विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं? धर्म पर विश्वास करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं। तो उस मीडियम को ये लोग चुन लिए थे कि इसके द्वारा हम लोगों को छल सकते हैं, उन्हें लूट सकते हैं। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया, यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखो, इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन अपने मन में डिसाइड कर लिया, तय कर लिया, अपने डिसाइड कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे, साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि महंत को कभी भी अपने पास आने नहीं देंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे और अपने भाइयों के नाम भी अपनी जिंदगी में, जिंदगी मतलब जीते जी, अपने जायदाद नहीं लिखेंगे। अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएगा। अगर वो एक बार लिख देते हैं तो दूध की मक्खी हो जाएगा। जैसे दूध में अगर मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को निकालकर हम फेंक देते हैं, उस तरह इन्हें हवेली से निकालकर फेंक दिया जाएगा। ये बात उनकी समझ में आ गया है, तो लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। अगर इस स्थिति में वो किसी के नाम लिख देते हैं, मान लो भाइयों के नाम लिख देते हैं, तो भाई जो है उनकी एक कदर नहीं करेंगे और बुढ़ापे में जो दुख है वो दुख वो बीत नहीं सकते, उन्हें बहुत कष्ट होगा। ये सब बात वो समझ चुके थे। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे। ये बात पूरा वो समझ गए थे, लेकिन वो सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? कि वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। तो जो ये सोच रहे थे कि ठीक है, वो महंत जो है उनको अपने पास आने नहीं देंगे, और क्या सोच रहे हैं कि अपने जीते जी जो है, ये जो भाइयों को अपनी जायदाद नहीं लिखेंगे। मतलब जब तक जिंदा है वो कैसे रहेंगे? ये हवेली में आराम से रहेंगे और शायद इनके भाई जो है जब तक ये जिंदा है तब तक तो इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा सोच रहे थे। ठीक, लेकिन क्या हो रहा था? ठाकुर बारी से जिस दिन से उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपने जायदाद वे भतीजों के नाम लिख दे। मतलब जिस दिन से ठाकुर बारी से उन्हें लाया गया है, हवेली में किसी बीच के कमरे में रखा गया है और उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और उस दिन से उन्हें उन पर एक प्रेशर दिया जा रहा है, एक दबाव दिया जा रहा है कि वो जल्दी से, नहीं तो आपको फिर भी किडनैप कर सकते हैं, ऐसा कुछ बोलकर जल्दी से अपनी जायदाद जो है भाइयों के नाम लिखने के लिए उन पर जोर दिया जा रहा था। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि से उनके ऊपर लगी रहेगी, और उन्हें वो बोल रहे थे कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो महंत जो है अपनी गिद्ध दृष्टि, मतलब अपने जो
चालाक दृष्टि जो है उन पर लगा के रखे रहेगा, वो कभी ना कभी फिर दूसरा कोई प्लान बनाएगा। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। वो बता रहे थे कि आपके सिर पर जो ये परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, इससे आपको मुक्ति चाहिए, तो यही एकमात्र रिश्ता है कि आप अपनी जायदाद जो है भाइयों के नाम लिख दो। वो सोच रहे थे कि ये जो है प्रेजर नहीं करेंगे, मतलब जब तक जिंदा हूं तब तक इन लोग मुझे अच्छे से देखेंगे, शायद मेरे मरने के बाद ये जायदाद जो है बांट लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, वो तो उसी दिन से ही उन पर दबाव दे रहे थे, प्रेजर कर रहे थे कि लिख दो करके। तो सुबह दोपहर शाम रात गए यही चर्चा होती थी। जब देखो अगर हरिहर काका जैसे सुबह दोपहर शाम रात जब मिलते, भाई जो है उन पर यही दबाव देते रहते थे, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते थे। लेकिन हरिहर काका हमेशा बोलते थे कि अभी मुझे नहीं करना है। कहते मेरे बाद तो जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, क्यों अभी परेशान हो रहे हो? जैसे मैं अगर मेरे बाद मतलब जैसे मेरी मृत्यु हो जाती है उसके बाद तो ये जायदाद तो आप ही को मिल जाएगी, तब बांट लेना, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं हुआ है। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उनके खिलाफ मुकदमा हमने किया है, तो इसमें लिखने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जैसे मेरी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद तो जायदाद आप लोग को ही मिलेगी। और बात अंगूठे के निशान की जो महंत लिया है उसके ऊपर हमने खिलाफ मुकदमा मैंने केस कर दिया है, तो वो जो कागज है चलेगा नहीं, तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो? इस प्रकार हरिहर काका हमेशा उन्हें समझाते रहते। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया। अब जब भाई समझाते समझाते हार गए और हरिहर काका नहीं मान रहे हैं, तब उसने वो दबाव को अब डांटने में बदल दिया। अब हर बार उन्हें डांटा जाने लगा, उन्हें वार्न किया जाने लगा, उन्हें चेतावनी दिया जाने लगा। लेकिन काका इस रास्ते पर भी राजी नहीं हुए और उन्हें जितना भी वार्न किया जा रहा था फिर भी वो राजी नहीं होते थे। स्पष्ट कह दिया कि अपनी जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे, और स्पष्ट रूप से उन्होंने बोल दिया कि वो अपनी जिंदगी में जायदाद उनके नाम नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगी ने धारण किया था। तो एक रात को जो काम महंत और उसके साधुओं ने किया था वही काम अब भाइयों ने किया। तो महंत और साधुओं को वो काम करने के लिए क्या करना पड़ा? इनको अपहरण करना पड़ा, क्योंकि इनके घर तक आकर इन्हें ले जाना पड़ा। लेकिन ये तो घर में ही है, तो घर में ही इनको किडनैप करना और आसान है, मतलब घर में ही हाथ पैर बांध दो यहीं पर, है ना। तो हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तो पहली बार जब उन्होंने अपने भाइयों के इस चेहरे को देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उनके वही सपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे, जिनको वो अपनी सगे भाई समझते थे, जिनको अपनी सेवा में सुरक्षा में तैयार रहते देखते थे और अपना अभिन्न समझते थे, वो लोग आज हथियार लेकर मतलब लट्ठे तलवार लेकर उनके सामने खड़े हैं मारने के लिए। कह रहे थे सीधे मन से कागज पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यही घर के अंदर गाड़ देंगे, गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलेगी। और उन्होंने सीधा वार्निंग भी दे दिया कि सीधे सीधे इन कागजों पर जहां जरूरत है वहां पर अंगूठे के निशान लगाओ, नहीं तो हम तुम्हें यहीं मार देंगे और यहीं गाड़ देंगे, गांव वालों को भी पता नहीं चलेगा। ठीक, हाँ सर। तो अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते, अगर हरिहर काका पहले जैसे होते तो वो डर जाते। लेकिन अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि जब तक उन्हें मालूम नहीं होता कि मेरी मृत्यु आ रही है तब तक आदमी मृत्यु से डरता है। लेकिन जब किसी आदमी को पता चल जाता है कि इसकी मृत्यु आने वाली है, कभी ना कभी किसी ना किसी वे में, तब किसी भी क्षण हो सकती है, तो वो आदमी डरता नहीं है, उसका डर खत्म हो जाता है ना। तो जब तक किसी आदमी को पता नहीं चलता कि मेरी मृत्यु आ रही है तो वो आदमी मृत्यु से डरता है। लेकिन जब किसी आदमी को एहसास हो जाता है कि भाई अब मेरे से कोई मतलब नहीं है किसी को, मुझे कभी भी मारा जा सकता है और मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, उस आदमी को और क्या डर रहेगा। तो ज्ञान होने के बाद आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है, तो मृत्यु को भी एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार हो जाता है। उसे मालूम हो जाता है कि अब किसी क्षण कोई ना कोई मार सकता है। तो हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दें। तो वो भी सोच रहे थे कि रोज रोज का ये क्या झंझट है, अब एक ही बार ये मार भी देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, वह ठीक होगा। लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेश्वर की विधवा की तरह शेष जिंदगी में घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। तो वो एक ही बात सोच रहे थे कि ये अगर मार भी देते हैं
तो मैं मर जाऊंगा एक ही बार में, लेकिन इनके नाम मैं अपना जायदाद नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर लिख दूंगा तो उसी गांव का एक रमेश्वर है, उसकी विधवा मतलब उसकी पत्नी, रमेश्वर के मर जाने के बाद उसकी पत्नी ने ऐसे ही अपनी जो जायदाद है उनके जो रिलेटिव है उनके नाम लिखी, और उन्हें आज उस विधवा को देखने वाला कोई नहीं है, वो घुट घुट कर एक कमरे में मर रही है। इस जैसा हालत हो जाएगा, उसके जैसा हालत हो जाएगा। इस चिंता में वो सोच रहे हैं कि किसी को मैं अपने हाथों से तो लिखूंगा ही नहीं, भले वो एक क्षण में मार देते हैं तो मर जाऊंगा लेकिन लिखूंगा नहीं। रमेश्वर की विधवा को बहला फुसला कर उसके हिस्से की जमीन रमेश्वर के भाइयों ने लिखवा ली थी। तो सेम इसी परिस्थिति में जो रमेश्वर के भाई थे उनकी जो जायदाद तो लिखवा ली थी, और बाद में बता रहे थे कि जो है उनको देखेंगे करके, लेकिन उसको फिर उसके बाद शुरू में तो खूब आदर मान किया गया, लेकिन बुढ़ापे में उसे 2 जून खाना देने उन्हें अखरने लगा। तो शुरू में थोड़ा बहुत उनको आदर किया गया, उन्हें सब चीज देखा गया, लेकिन जब वो थोड़ी और बूढ़ी होती गई तो उसे अब 2 जून खाना मतलब 2 टाइम का खाना भी नहीं दे रहे थे। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते, और लास्ट में उसकी ऐसी दुर्गति कर दिया गया किसका, उस विधवा का, कि लोग जो हैं देखकर आश्चर्य हो जाते थे, सिहर जाते थे, डर जाते थे। सिहर जाना माने डर जाते थे। हरिहर काका को लगता था कि रमेश्वर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पकारते। हरिहर काका को अब पता चला कि अगर वो रमेश्वर की विधवा अपनी जमीन उन भाइयों के नाम नहीं लिखती उस समय, तो आज तक लोग जो हैं उसके पांव पकारते, मतलब उसकी सेवा करते। पांव पकारना माने यहाँ सेवा करना, पांव पकारना माने सेवा करना। सेवा करना। सेवा करना। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूं, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक दूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से धनिक भी कम नहीं हो। तो हरिहर काका के सामने जब वो डंडा उंडा लेकर खड़े हो गए तो उन्होंने गुस्से में आकर गरज कर बोल दिया कि मैं अकेला हूं, तुम सब इतने हो, ठीक है मारना है मार दो, मर जाऊंगा, लेकिन एक दूर मतलब एक छोटा सा टुकड़ा जमीन भी तुम्हारे नाम नहीं लिखूंगा। तुम लोग भी ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से किसी भी रूप में कम नहीं हो, उससे भी बढ़कर हो करके उन्होंने बोला। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के लिखो। तो जो लोग उसके भाई थे खड़े थे डंडा उंडा लेके, वो उन्होंने चेतावनी दी कि देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें पड़ेगा ही, चाहे तुम हंस के लिखोगे या रो के लिखोगे तुम्हारे ऊपर। देखो यहाँ पर अब उन्हें पकड़ा गया और मारा जा रहा है। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे। तो जब लोग उनको जो भाई हैं उनको पकड़ लिए थे तो वहां से निकलकर गांव की ओर भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। तो उनके भाई थे, उन्होंने मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर वो भी प्रहार करने लगे, मतलब उनसे जब वो छुड़ाने का कोशिश कर रहे थे तो जो उनके भाई जो है उनको उन पर प्रहार कर रहे थे, मार रहे थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। तो हरिहर काका जो बूढ़े थे वो इतने लोगों से लड़ सकने में वो असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब चारों ओर से बन जाता है आदमी तब क्या करने लगता है, तब चिल्लाना स्टार्ट कर देता। तो हरिहर काका ने भी जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले बंद कर देना चाहिए था। अब भाइयों को पता चला कि अरे ये तो चिल्ला दे रहा है, मुंह तो बंद करना चाहिए। तो मुंह बंद करने की कोशिश करने लगे। तो उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक कर उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उसी क्षण उन्हें पटक दिया गया और उनमें मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। लेकिन ऐसा करने से पहले तक जितना टाइम मिला था काका को, काका उतने टाइम में वो जोर जोर से चिल्लाए तो आवाज जो है गांव तक पहुंच गई। गांव के कोई जो लोग हैं बाहर जो टहल रहे थे उन लोगों के कानों तक पहुंच गई। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे। तो धीरे धीरे लोग जो है उस दालान तक मतलब गेट तक आने लगे। ठाकुरबाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई थी। तो ठाकुरबाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल ये जो खबर है, तो ठाकुरबाड़ी के जो साधु लोग घूमते रहते थे गांव में, उन लोगों ने जब सुना तो तुरंत वो खबर जो है महंत तक पहुंचा दी। लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते थे कि अपने परिवार की निजी मामला है। तो जो लोग वहां जमा होते थे तो हरिहर काका के जो परिवार के लोग हैं, ये जो गांव के लोगों को समझा देते थे और भगा देते थे कि क्या है ये निजी मामला है। निजी मामला है मतलब फैमिली मैटर। ये फैमिली मैटर है, इंटरनल मैटर है, इसमें आप दखल मत दो, इसमें आप घुसो मत, उनको भगा देते थे। इस तरह दूसरों को क्या मतलब, इससे आपको क्या मतलब है, आप यहाँ से जाओ करके भगा देते थे। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और पूर्ति दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी।
लेकिन महंत वो गलती नहीं किया, वो उसने उतनी तत्परता मतलब उतने स्पीड और फुर्ती से वो प्लान बनाया जो भाइयों ने नहीं किया। भाई लोग क्या किए थे, जब हरिहर काका किडनैप हुए थे तो भाई लोग क्या किए थे, रात भर सोच रहे थे, सवेरे उठ के जब वो पुलिस के पास गए अर्ली मॉर्निंग में। लेकिन महंत को जैसे खबर मिली तुरंत पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस के जीप के साथ वहां पर आ गया, हवेली में आ गया। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। तो जैसे पुलिस आई, अब यहाँ पर ये फैमिली मैटर है या फिर इंटरनल मैटर है, वो सब मामला जो है हट जाएगा। पुलिस घर की तलाशी शुरू कर दी। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया जिस हालत में ठाकुर बाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। तो जैसे वो ठाकुर बाड़ी के एक बंद कमरे से मिले थे, उससे भी बदतर हालत में, उससे भी बैड सिचुएशन में हरिहर काका को हवेली में बरामद किया गया, हवेली में निकाला गया। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म और अत्याचार किया। तो सेम प्रोसेस जैसे ठाकुरबाड़ी में जैसे वो रिलीज हुए थे, तो फिर उन्होंने वहां पर जो साधु संत और महंत ने उनके साथ क्या किया वो बयान दर्ज किए। तो यहाँ पर भी सेम, जैसे बंधन मुक्त उन्हें खोला गया तो उन्होंने बताया कि ये भाइयों ने मेरे साथ कैसा जुल्म और अत्याचार किया। जबरन अनेक कागजों पर उन्होंने अंगूठे के निशान लिए हैं, उन्हें खूब मारा पीटा गया और उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी कि अगर थोड़ी और देर तक पुलिस नहीं आती तो वे जान से मार देते। उन्होंने बताया कि मुझे खूब मारा पीटा गया, मेरे अंगूठों के निशान लिए गए और मेरी ऐसी दुर्गति कर दी कि अगर और थोड़ी देर आप लोग नहीं आते या पुलिस नहीं आती तो वो मुझे जान से मार देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जख्म के निशान उभर आए थे, मतलब कई चोट लगे थे। वो बहुत घबराए हुए थे, कांप रहे थे, अचानक गिरकर बेहोश हो गए। तो इतना मारा गया कि वो घबराए थे, कांप रहे थे और पीठ पर, माथे पर, पांव पर बहुत सारे जख्म थे, घाव थे। तो अचानक जो है वो गिरकर बेहोश भी हो गए। मुंह पर पानी छीटा गया और उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए। तो जैसे पुलिस आई, भाई और भतीजे हैं चंपत हो गए। चंपत होना माने भाग गए। भाग जाना। चंपत होना माने भाग जाना। और ठीक, पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। तो जो पुलिस के पकड़ में जो है जितने लोग थे, वो भाई थे और भाई के जो रिश्तेदार थे, सबको बुलाया गया था ना, तो सब जो है भाग गए। लेकिन जो रिश्तेदार के 2 व्यक्ति थे वो पकड़ा गए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए। तो बाकी सब लोग जो है फरार हो गए। ठीक, यहाँ तक। नेक्स्ट जो है पार्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे। एक बार इसके प्रश्नोत्तर में आते हैं। हरिहर काका के भाई जो हैं किसके साथ ठाकुरबाड़ी पहुंच गए? सर पुलिस के साथ। हाँ, कितने लोग थे? 12। कौन कौन? 3 भाई, 1 इंस्पेक्टर, 3 भाई, 1 इंस्पेक्टर और 8 कांस्टेबल। 8 कांस्टेबल। ठीक, तो वो किस समय पहुंचे थे? एकदम सुबह में। सुबह मतलब जब आज उजाला भी नहीं हुआ था, अभी उजाला भी नहीं हुआ था, उस समय पहुंच गए थे। ठीक है। ठाकुरबाड़ी के एक बंद कमरे में हरिहर काका किस अवस्था में मिले? उन्हें किस अवस्था में देखा गया? तो उनके जो हाथ पैर वगैरह वो बांधे हुए थे और उनके मुंह में उनके मुंह में रुमाल था, कपड़ा ठूस दिया गया था, है ना, और उन्हें खूब मारा पीटा गया था। तो उनके अंगूठों के निशान भी लिए गए थे, सादे और लिखे हुए कागजों में लिए गए थे। भाइयों ने जब हरिहर काका पर जायदाद उनके नाम लिखने के लिए दबाव डाला तो वो क्या कहते थे? हरिहर काका कहते थे कि जब वे मर जाएंगे तब श्वेत वो उनकी जायदाद उनके भाइयों को ही जाएगी, और जो कागज पर जो महंत जी ने उनके अंगूठे लिए थे उसका जो मुकदमा किया गया था, तो उनकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उन्हें कहा कि वो जायदाद किसी के नाम नहीं करेंगे जब तक वो जी रहे हैं। गुड। और कोई? ठीक। हरिहर काका भाइयों के बंधन से मुक्त होने के बाद पुलिस को क्या बताया? उन्होंने पुलिस को बताया कि उनको बहुत मारा पीटा गया। और एक एक करके बताओ। हाँ, नेक्स्ट, एक एक पॉइंट। उनको मारने की धमकी भी दी गई थी अगर वे अंगूठा नहीं देंगे तो। जबरन उनके अंगूठे के निशान कागजों पे लिए गए थे। ठीक।
और सब लोग कहाँ, मतलब जब पुलिस पहुंची तो उनके जो रिश्तेदार और भाई थे वो क्या हो गए? चंपत हो गए। कितने लोग पकड़ाए? कितने लोग पकड़ाए? दो फिर 2 लोग व्यक्ति। पकड़ाए। हाँ। हरिहर काका अपने मन में क्या तय कर लिए थे? मन ही मन में उन्होंने कुछ तय कर लिया था सर कि वो अपना जमीन किसी को भी जायदाद नहीं देंगे, क्योंकि अगर वे किसी के नाम कर दे तो वे दूध की मक्खी हो जाएंगे और कोई नहीं पूछेगा नहीं। वो रमेश्वर की विधवा की स्थिति में आ जाएंगे जहाँ पर कोई उन्हें पूछेगा नहीं। हाँ। और कोई? दिशिता? हाँ सर। बताओ। हरिहर काका अपने मन में क्या तय कर लिए थे? ये तय कर लिया था कि वो अपना जमीन जीते जी किसी के अपने भाइयों के नाम नहीं करेंगे, तो वो दूध की मक्खी हो जाएंगे, जैसे मैसा ने कहा था सर। ठीक। और कोई? श्यामक? सर हाँ बताओ। हरिहर काका जीते जी वो पुलिस थोड़ा लेट आते तो उनको मार पीटा थे और वो मर सकते थे। हाँ, नहीं, अपनी जायदाद के बारे में उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो जायदाद कि को किसी को भी देंगे तो वो उनको कमरे में बंद करके रखेंगे। हरिहर काका अपनी जायदाद को मतलब क्या उसके प्रति क्या डिसाइड किया था कि वो किसी को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। हाँ, तो किसी को भी नहीं लिखेंगे। अपने जीते जी किसी को भी अपना जायदाद नहीं लिखेंगे, है ना? लिखेंगे तो क्यों क्या हो जाएंगे? वो दूध की मक्खी हो जाएंगे। दूध की मतलब मक्खी मतलब कोई उन्हें पूछेगा नहीं, कोई इनको वैल्यू नहीं देगा। सर मुझे एक और पॉइंट ऐड करना है। हाँ करो। सर उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि वो महंत को अपने आसपास भी पटकने नहीं देंगे। हाँ, उससे बहुत ज्यादा दूर रहेंगे। हाँ, तो महंत को भी अपने आसपास पटकने नहीं देंगे, उनके चिकनी चुपड़ी बातों पे नहीं आएंगे, है ना? क्योंकि महंत के बारे में भी उन्हें सब कुछ पता चल गया। तानियत? और कोई? तानियत, सिद्रा? नहीं सर। सर सेम आंसर। ठीक, तो ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। ठीक है? जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। हाँ सर।